हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म पर हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका के विभाजन के बारे में और कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जीवित कोशिका किसने देखी थी, इस प्रकार की कोशिका का अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिका किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने देखी थी। ये चीज़ पिछले वाली क्लास में आपने अध्ययन कर रखे हैं। कब देखी थी? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी के बाद 1670 में 1670 ईस्वी में ईस्वी का समय है। किसने? लीवेनहॉक। एक वैज्ञानिक का नाम आता है लीवेनहॉक का नाम आता है। लीवेनहॉक ने क्या किया? जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इन्होंने कोशिका के अध्ययन में कौन सी कोशिका देखी? एक कोशिकीय पादप कोशिका। इसके अलावा जीवाणु भी देखा, जीवाणु की कोशिका भी अध्ययन किया। इन्होंने कैसे अध्ययन किया? सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा। किसके द्वारा? सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने पहले ही कर चुके थे, लेकिन उसका कुछ सुधरा हुआ रूप 1665 के बाद 1670 ईस्वी में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया और कोशिका के बारे में बताया कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलकर के एक सजीव प्राणी का निर्माण होता है। कोशिका का आकार, कोशिका की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान ही होती है। इस प्रकार का व्याख्यान इन्होंने ही दिया। लेकिन कोशिका की खोज हो गई थी। कोशिका को पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ने के लिए या समाज को जानकारी देने के लिए इसका व्याख्यान ना तो रॉबर्ट हुक ने लिखा, न लीवेनहॉक ने लिखा। बात आती है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने लिखा? कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। एक वैज्ञानिक हैं स्लीडन, एक वैज्ञानिक का नाम है स्लीडन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है स्वान। इन दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कोशिका के सिद्धांत के लिखने में दो वैज्ञानिकों का नाम कैसे आया? क्योंकि स्लीडन ने पादप कोशिका का सिद्धांत लिखा। किसका? पादप कोशिका का सिद्धांत लिखा। और स्वान ने जंतु कोशिका का सिद्धांत लिखा। किसका सिद्धांत लिखा? जंतु कोशिका। सिद्धांत का मतलब क्या है? थ्योरी लिखने का काम। समाज को, विद्यार्थियों को तथा अन्य प्रकार के लोगों को जानकारी होने के लिए कोशिका का सिद्धांत इन दोनों वैज्ञानिकों ने लिखा। अब पादप और जंतु, पादप क्या है और जंतु क्या है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादपों में पाई जाने वाली पादप कोशिका, पादप के शरीर का निर्माण यानी पेड़ पौधों के शरीर के निर्माण में पाई जाने वाली सेल्स पादप कोशिका, और जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका जंतु कोशिका। दो प्रकार की कोशिका ये अलग अलग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हैं। इन दोनों का सिद्धांत अलग अलग दिया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं को अलग अलग सिद्धांत लिखने के बाद कैसा व्याख्यान आता है, विभाजन कैसे होता है और कोशिका के अंदर कैसा कौन सा द्रव भरा होता है। एक कोशिका का रूप वैसे बनाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के समान की कोशिका का कोष्ठक एक इस रूप में बना हुआ है। एक कोष्ठक है। जैसा कोष्ठक ये है वैसा कोष्ठक इधर भी हो सकता है। जैसे कोष्ठक कोशिका का ये है वैसा इधर भी हो सकता है। अब क्या होता है, इस कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कोशिका के इस वाले भाग में, कौन से भाग में? इस वाले भाग में, इतने भाग में, यहाँ के भाग में कोशिका, यहाँ के भाग में कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ पर है गोल आकार का केंद्रक, यहाँ केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक में केंद्रक द्रव्य भरा होता है। अब बात आती है कि जीव द्रव्य कहाँ पर है।
जिस प्रकार से एक कोशिका ये है, इसी प्रकार से इसी कोशिका से दूसरी कोशिका यहाँ पर जुड़ी हो सकती है। ये दूसरी आ गई, दूसरी कोशिका का फॉर्मेशन, सेल का विभाजन होकर के दूसरी कोशिका बनती है। अब यहाँ पर ये दो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। अब जीव द्रव्य कहाँ है? इन दोनों कोशिकाओं के मध्य में। इन दोनों कोशिकाओं के मध्य में कौन सा है भाग? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य को अंग्रेजी में न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इन दोनों कोशिकाओं के मध्य में, दोनों कोशिकाओं को जोड़ने में जीव द्रव्य का ही सहायता प्रदान की है। जहाँ दोनों कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, दोनों कोशिकाओं को जोड़ने में जीव द्रव्य ही सहायक है। जिस प्रकार से एक घर मकान बनाने में दो ईंटों को जोड़ने के लिए किसी भी मसाले का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से हम किसी मसाले का यूज करते हैं, जैसे एक ईंट का आकार ऐसा होता है, ईंट का आकार घनाभाकार होता है। एक ईंट यहाँ पर लगी हुई मान लिया है, ऐसे लगी है, एक ऐसे ईंट लगी है, इस प्रकार से ईंटें जुड़ी हुई हैं। अब इस ईंट के बीच में किसी न किसी प्रकार के मसाले का यूज, सीमेंट, मोरंग, गारा, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के मसाले का यूज करके एक ईंट से दूसरी ईंट जोड़ दी गई है। तब ईंट पर ईंट जोड़ने से एक दीवार का निर्माण हो जाता है। और जब कई दीवारें बनती हैं, कई ईंटें मिल करके एक कमरे का निर्माण हो जाता है। और कमरे के निर्माण होने के बाद जिस प्रकार से एक घर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य में जीव द्रव्य जोड़ने का काम करता है। अब बात आती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती कैसे है। वहाँ पर बनने के लिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका, पुरानी कोशिका से नई सेल कैसे बनेगी, बनने के लिए, बनने को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का टॉपिक तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा पहले समझेंगे बेसिक तौर पर। सेल डिवीजन, जब एक कोशिका का कोष्ठक, एक कोशिका का कोष्ठक विभाजित होता है। विभाजन होने में सबसे पहले इसके अंदर केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक विभाजित होने के बाद पूरी संपूर्ण कोशिका विभाजित होकर के अपने जैसी कोशिका दो कोशिका बना लेती है। यहाँ पर आप बना रहे हैं, दो कोशिका बन जाती हैं, विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बन जाती हैं। दो कोशिकाएं विभाजन हुई तो पुरानी वाली कोशिका जो होगी ओल्ड सेल, ओल्ड सेल, और ओल्ड सेल्स के बाद जब विभाजन होगा इस प्रकार से जो नई कोशिका बनेगी उसे न्यू सेल। न्यू सेल, एक पहली कोशिका जो थी, ये जो कोशिका थी उसको क्या कहते हैं? मदर सेल। एक मदर सेल माता कोशिका के नाम से जाना जाता है और इसको डॉटर सेल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता रहता है और कोशिका के विभाजन होने से अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की अलग कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं, जिससे धीरे धीरे एक अंगों का निर्माण हो जाता है। अंगों के निर्माण होने के बाद धीरे धीरे जब अंग का समूह इकट्ठा होता है तो एक कंप्लीट शरीर का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक बात और आती है, सजीव प्राणी, जीव जंतुओं के शरीर की त्वचा लचीली है, जहाँ भी हम कहीं दाबते हैं दब जाती है। लेकिन अगर कोई लकड़ी है, पेड़ पौधे की शाखा है, तो उसको अगर हम कहीं दाब रहे हैं तो वो कठोर है। ऐसा क्यों? ऐसा जानने के लिए यहाँ पर आते हैं कि कोशिका के बाहर की परत, ये कोशिका की बाहर की परत, पादप कोशिका में कोशिका की बाह्य परत कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? एक सेल्यूलोज निर्जीव पदार्थ। काहे की बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, लोज लिखा हो सकता है और लोक्स भी लिखा हो सकता है। कैसा ये पदार्थ है? निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ कोशिका के बाह्य आवरण पर, कोशिका भित्ति में निर्जीव पदार्थ पाए जाने के कारण कोशिका का बाह्य हिस्सा जो है वो कठोर होता है। लेकिन सजीव प्राणी के एक कोशिका के ऊपर, सजीव प्राणी में क्या होता है, जैसे ये कोशिका है और इस कोशिका के ऊपर एक पतली
सेल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, पतली सी सेल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है और इसी के अंदर कोशिका के कोशिकांग विभिन्न रूप से अलग अलग पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक प्लांट सेल है और इस प्रकार से एक एनिमल सेल्स के रूप में पाई जाती है। अगर यह सजीव प्राणी में निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज का भाग पाया गया होता तो मानव का भी शरीर एक कठोर पौधे की भांति हार्ड होता, क्योंकि मानव के शरीर की त्वचा या जीवों की शरीर की त्वचा लचीली होती है, जहाँ भी हम कहीं उसको टच करते हैं वो भाग का हिस्सा दब जाता है। यही कारण है क्योंकि पौधों का जो बाह्य हिस्सा है उसको हम कहीं दाब नहीं सकते हैं। सेल्यूलोज का पदार्थ जो है निर्जीव पदार्थ अगर सजीव प्राणियों में आ गया होता तो सजीव प्राणियों का भाग जो शरीर का हिस्सा था वो बहुत कठोर होता, लकड़ी की भांति होता। लेकिन ऐसा नहीं, जंतुओं में जंतु कोशिका, पादपों में पादप कोशिका, पादप कोशिका मिलकर के पादप का शरीर और जंतुओं में जंतुओं की कोशिका मिलकर के जंतु का शरीर। एक हम मानव का उदाहरण लेते हैं, मानव में भी उसी प्रकार के कोशिका का विभाजन होकर के एक कंप्लीट शरीर का निर्माण होता है। आज यहाँ तक आपको जानकारी हुई होगी, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कोशिका की संरचना कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिका की संरचना पाई जाती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। लेकिन उसके बाद 1670 ईस्वी में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका देखी। कैसी कोशिका देखी? जीवित कोशिका। किसके द्वारा देखी? सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अब यहाँ पर बात आती है कि कोशिका की खोज तो हो गई लेकिन समाज को जानकारी नहीं हो पाई कि कोशिका का ही हमारा शरीर बना है। इसके सिद्धांत को लिखने के लिए, पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए स्लीडन और स्वान दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के सिद्धांत लिखने का काम किया। क्या लिखा? सेल थ्योरी। कोशिका को कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी लिखने का काम इन दोनों लोगों ने किया। स्लीडन ने पादप सिद्धांत लिखा, स्वान ने जंतु का सिद्धांत लिखा। यहाँ पर आपको भी आगे आ जाइए, देखिएगा कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य कौन से हिस्से में है? ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा जो है बाहर का जो हम लाइन खींच रहे हैं, देखिए इतने हिस्से में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और केंद्रक द्रव्य इसी के अंदर मध्य में जो केंद्रक बना हो, ये इसके अंदर केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य इस कोशिका के दोनों भागों में विलीन है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह इकट्ठा है, दोनों भागों में विलीन होता है। यहाँ पर इसी प्रकार से जब हम एक ईंट से दूसरी ईंट जोड़ी जाती है तो क्या है? दोनों भागों में मसाला यूज होता है। जीव द्रव्य सजीव प्राणी का एक भौतिक आधार माना गया है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा छिपकली की अगर पूंछ टूट जाती है तो कुछ देर तक मूवमेंट करती रहती है। जैसे कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, आपने देखा होगा जब मांस काटने के लिए, चाहे वो जीवित मछली का हो, जीवित बकरे का मांस हो, जब उसको काटते हैं और रख देते हैं तो वहाँ पर वो कुछ देर तक मूव करता है। मूव करने का कारण है कि उसके अंतर्गत जीव द्रव्य पाया जाता है। जब तक जीव द्रव्य का लाभ नहीं होगा तब तक वो सजीव प्राणी का शरीर जो होगा, अंग होगा, वो मूव करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। पौधों का शरीर कठोर क्यों है? कोशिका भित्ति के स्थान पर निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज पाया जाता है। जीवों का शरीर कोमल क्यों है, लचीला क्यों है? क्योंकि कोशिका के बाहर हिस्से में यहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आज यहाँ तक क्लास एंड होती है। कोशिका का कुछ अगला पार्ट अगले टर्न पर बताया जाएगा। धन्यवाद।